हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हम लोग वेक्टर के वन शॉट पे काम करने जा रहे हैं। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बट हाँ, आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन वेक्टर अगर आपने नहीं सीखा तो आगे वाले चैप्टर्स कुछ भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि एनएलएम हो, रोटेशन, या फिर ट्वेल्थ में भी जाओगे तो फील्ड है, इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी चैप्टर में चले जाओ, वेक्टर का यूज होना होगा ही होगा। मतलब मैंडेटरी फॉर्म में है, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरी कंप्लीट थियरी देखने वाले हैं। थियरी में मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बहुत बेसिक सी बात बताऊं मैं आपको, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो नो डाउट हमें पता है, हर वो क्वांटिटी को हम वेक्टर कहेंगे जिसके अंदर तीन बातें हो। पहला, मैग्नीट्यूड, है ना। इसके साथ क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बिना क्वांटिटी इनकम्प्लीट फील होनी चाहिए। और थर्ड है, जो कि अक्सर आप इग्नोर करते हो या आपको बताया नहीं जाता, दैट इज कि वो क्वांटिटी वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा ना, तो भी हम उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। ये तीन बातें होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं टाइम, और टाइम की वैल्यू दे दूं मैं 10 सेकेंड, है ना। तो 10 सेकेंड इसके पास मैग्नीट्यूड है, हाँ है सर। डायरेक्शन है, नहीं। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि आपने आज बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करके आपने 10 सेकेंड पढ़ाई किया, तो आपने नॉर्थ से पढ़ाई किया हो, आपने उल्टा लटक के पढ़ाई किया हो, आपने कैसे भी पढ़ाई किया हो, आपने 10 सेकेंड ही यूज किया है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। और ऑब्वियस है कि ये एक वैक जब यहाँ डायरेक्शन ही नहीं मिला तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, नकार देते हैं। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, लेट्स से फोर्स, और मैंने कहा द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन। ठीक है। तो क्या ये कंप्लीट है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, हाँ। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन न दूं और मैं बोलूं कि बेटा आप अभी जहां भी बैठे हो, आप ऐसा करो, आप जिस भी सरफेस पे बैठे हो आप उस सरफेस पर फोर्स लगाओ। ठीक है। तो अब आप, अच्छा सरफेस पे मत लगाओ, ऐसा करो, आप अगर कोई डिवाइस लियो ना, आप डिवाइस के ऊपर फोर्स लगाओ। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैं वो फोर्स कैसा लगाऊं। मतलब अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, तो मैं उस मोबाइल को इलोंगेट करने की कोशिश करूं या कंप्रेस करूं, या फिर मैं उस मोबाइल को कहीं रख कर नॉर्थ में फोर्स लगाऊं या अपवर्ड फोर्स लगाऊं। इस तरीके का एक सवाल आएगा मन में। मत विदाउट डायरेक्शन फोर्स को हम अगर डिफाइन करना चाहे तो वो इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो डायरेक्शन की नीड होगी, हाँ होगी। विदाउट डायरेक्शन हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे बोलना है अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। साथ ही साथ क्या फोर्स वेक्टर के सभी लॉज को फॉलो करता है, हाँ करता है। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि वेक्टर की कौन कौन से लॉ फॉलो होने चाहिए, तो भाई इसमें कोई रूल नहीं है, सारे लॉ फॉलो होने चाहिए। वो ट्रायंगुलर हो, पैरेललोग्राम हो, प्रोडक्ट रूल हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो, कुछ भी हो, सब फॉलो होना चाहिए। और कौन सी क्वांटिटी फॉलो नहीं करती, तो इस संदर्भ में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि हमारे पूरे सिलेबस में सिर्फ एक क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करो तो हाँ, अगर किसी सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस वायर में 5 एम्पियर की करंट आ रही है, एक वायर यहां से लगाया तो इधर 3 एम्पियर की करंट अगर चली गई तो इधर हो जाएगी 2 एम्पियर की करंट। लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। वेक्टर डिपेंड करेगा कि ये जो 5 है नेट, वो 3 और 2 के एंगल कितना है इस पर डिपेंड करेगा। 3 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच का एंगल जो होगा उस पर वैल्यू आएगी कि 5 होगा या नहीं होगा। ठीक है। बट करंट इस वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी तीनों को फॉलो करेंगे वही वेक्टर है, अदरवाइज वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। समझा कि नहीं। आई होप कि मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाया हूं। ये जो तीसरा वाला है जो कि जनरली आप लोग नहीं ध्यान देते हो, है ना। चलो मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। देखो, बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन छोटी छोटी जानकारी होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इक्वल वेक्टर्स की, क्या इक्वल होना चाहिए, तो भाई दोनों ही, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर सेम है, ठीक है, तो इक्वल वेक्टर होगा। मतलब अगर मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से एक वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर भी
सेम लेंथ मतलब सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन सेम होने का क्या मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ओके, एक और बात बताता हूं मैं पहले, वापस चलते हैं थोड़ा सा हम पीछे। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं किसी वेक्टर के, कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है और हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अभी मैंने बना दिया था तो मुझे ध्यान में आया, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड हेड। और हेड जो है वो डायरेक्शन के बारे में हमें एक आइडिया देता है कि जो हमारा क्वांटिटी है वो किस तरफ डायरेक्टेड है। ओके, और ये वाला पार्ट कहा जाता है टेल। ठीक, जो लेंथ होती है हेड से लेकर टेल तक, ये पूरी लेंथ हमें इस वेक्टर के, इस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के बारे में हमें जानकारी देती है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, इस बात का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वल वेक्टर की बात हो रही थी। इक्वल वेक्टर में दोनों ही वेक्टर के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, बी लिख देते हैं, और डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरीके से। हाँ, ये भी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, चलो यहाँ पे नहीं, वापस ही चलते हैं, यहाँ बताता हूँ। देखो, अगर हमारे पास कोई एक क्वांटिटी है ए, और हमें ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें इसका वेक्टर स्वरूप दिखाना है, तो हम ए के ऊपर एरो लगा देंगे। ओके, अगर कभी भी ऐसा दिखे तो समझ जाइएगा कि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही रिप्रेजेंट हो रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो आपको मॉड ऑफ ए या फिर सिर्फ ए लिखना होगा, ये आपको मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन देगा। और अगर आप ए कैप लिख देते हो, इसको कैप पढ़ते हैं, तो ये डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ए और बी का डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब होता है दोनों के बीच का एंगल 0 होना। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर। यहीं से एक फर्स्ट पॉइंट का ही सब पॉइंट आता है पैरेलल वेक्टर। मैं पैरेलल वेक्टर बता दूं, ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो उनको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर इक्वल है तो इसका डायरेक्शन सेम होगा, मतलब एंगल 0 होगा, और 0 होगा तो वो पैरेलल हो जाएंगे। और एक एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज कि दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस वन इज द फोर्स वेक्टर। तो इट कैन बी पॉसिबल कि दो अलग क्वांटिटीज हो, दो अलग वेक्टर हो जिनके मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, बट अगर उनके बीच का एंगल 0 है तो ये पैरेलल वेक्टर्स बोले जाएंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर में थोड़ा सा भ्रम होता है हमें, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर का ही एक और नाम है अनइक्वल वेक्टर। अब जैसे ही ये नाम आता है अनइक्वल, तो हमें लगता है कि अगर अनइक्वल है तो क्या अनइक्वल होगा, तो हमें लगता है कि मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होगा और डायरेक्शन भी अनइक्वल होगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अनइक्वल होगा, मैग्नीट्यूड अनइक्वल नहीं होगा। देखिए, अपोजिट वेक्टर्स वो दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है। मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैं बात करूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बट ए कैप इज नॉट इक्वल टू बी कैप, डायरेक्शन इक्वल नहीं होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये फिक्स एंगल्स है। और जैसे ही दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 हुआ, हम एक और नाम दे सकते हैं इस वेक्टर को, दैट इज एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो कुछ सब पॉइंट्स भी बताते जा रहा हूं, ये सेकंड का एक सब पॉइंट ले लो। ओके, एंटी पैरेलल वेक्टर वो दो वेक्टर होंगे जिनके बीच का एंगल क्या हो जाए, आपका 180 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, तो ऑल दी अपोजिट और अनइक्वल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल एज वेल, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं जीरो वेक्टर। ऑल दी वेक्टर्स जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, कॉल्ड द जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिनका वैल्यू, जिनकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट विच इज द वेक्टर क्वांटिटी इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन पर, मान लो आपने रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
तो जिस पॉइंट से आप चले हो, अगर आप घूमकर उसी पॉइंट पर आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां हो जाता है जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, जीरो, इसीलिए ये एक टाइप का जीरो वेक्टर होगा। एक और कहानी देख लेते हैं कि मान लीजिए हमें सॉल्व करना है एक क्वांटिटी विच इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू दी वेक्टर सी, और एक कंडीशन दिया है कि जो वेक्टर ए है दैट इज कंप्लीटली इक्वल टू वेक्टर बी। इस केस में वेक्टर सी की वैल्यू आएगी जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा जीरो। आसान है। चल इस चीज को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट वेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट वेक्टर हमारा क्या है, तो नेक्स्ट वेक्टर है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, ओके। अगर मैं इस वेक्टर को क्या कर दूं, पलट दूं, तो अब ये वेक्टर बन जाएगा माइनस ए वेक्टर, ओके। तो ये हो गया निगेटिव वेक्टर। जैसे ही किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को 180 डिग्री पलट दिया जाता है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है, वो वेक्टर खुद का क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर में क्या फर्क है ना। तो फर्क है बेटा, आप अपोजिट वेक्टर में दो अलग वेक्टर्स की बात करते हो, ए और बी, उनको कंपेयर करते हो। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव वेक्टर यू आर जस्ट रोटेटिंग सिंगल वेक्टर बाय 180 डिग्री। वेक्टर ए को ही तूने रोटेट किया है और वही अपने आप का निगेटिव बना है, ओके। तो फर्क है ना, और छोटे छोटे फर्क हमें पता भी होने चाहिए। आइए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है दैट इज द यूनिट वेक्टर। इसका यूज हम अच्छा खासा करते हैं। यूनिट वेक्टर का क्या रोल है और कैसे समझेंगे, इसको ध्यान दीजिए। देखिए, किसी भी वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। अगर मैं यहां से ए कैप निकालूं तो मुझे मिलेगा वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये बात आ जाएगी। अच्छा, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। पहली बात तो ये है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से। यूनिट वेक्टर, दिस ए कैप इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ओके। ये यूनिट वेक्टर है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं इस इक्वेशन में 1 में ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 रखूंगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो ए वेक्टर है वो बन जाएगा ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ओके। तो ए कैप निकाल लो, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पे दो तीन बातें मेरे बताना मेरा धर्म है। क्या है भाई, पहले तो मैं आपको बताऊं एक्सेस के बारे में। देखो, तीन एक्सेस के बारे में हमें जानकारी होती है जो हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, ओके। तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द ओरिजिन। मैं बहुत ज्यादा क्या ही बताऊं, आपको ये सब पता है, आप बचपन में पढ़ाई तो किए ही होगे तभी यहां तक पहुंचे, तो ये सब आपको पता है। एक्स एक्सिस के रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्स एक्सिस दिखाना है वेक्टर के थ्रू, या और प्रिसाइज करूं, मुझे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है बाय यूनिट वेक्टर, तो मैं आई कैप रिप्रेजेंटेशन दूंगा। वाई एक्सिस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जे कैप है, और जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन के कैप है। लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ वेक्टर कॉल्ड वेक्टर पी, और ये वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3,5, है ना। यहां जिस पॉइंट को ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है या फिर कोई भी वेक्टर बना रहा है इस पॉइंट के लिए, तो ये है हमारा जो कार्टेशियन आपका कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,3,5 दिया है। इसका मतलब क्या है, मतलब इस वेक्टर को अगर मुझे लिखना हो वेक्टर पी को, तो मैं कैसे लिखूंगा। 2 है एक्स एक्सिस पर, तो मैं बोलूंगा 2 आई कैप, जिसमें से आई कैप मुझे बताएगा कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस पर है कितना, 2, मतलब 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर है, और आई कैप की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 3 जे कैप सेम एज 5 के कैप, तो दिस इज द वेक्टर। अगर मुझे कोई बोले कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ये दिस इज द वेक्टर, बट मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैं तुझे सिखाता हूं। आप लगा दो रूट इस तरीके से। अब आई कैप के पहले जो कोफिशिएंट है 2, इसका स्क्वायर करके लिख दो, फिर लगाओ प्लस, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर लगाओ प्लस, ये 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो गया, रूट ओवर 38, है ना, 38 यूनिट्स। इतना आपका मैग्नीट्यूड आ गया, करेक्ट है। अब कोई पूछे कि इसका डायरेक्शन बताओ, तो वेक्टर पी का डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा, बताया अभी,
तो पी कैप होता है वेक्टर पी अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी क्या है? वेक्टर पी इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला √38। दिस इज यूनिट वेक्टर कैप पी कैप। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बातें बताई यूनिट वेक्टर के बारे में, जैसे उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिसमें से मैंने आपको कोई अगर वेक्टर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में दिया हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कंपोनेंट के टर्म्स में दिया हो, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हो, आप यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो कि कई बार सवालों में पूछा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर ऑपरेशन पर। ठीक है, वेक्टर ऑपरेशन थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए, जिसमें पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आने वाले समय में आप जब भी वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ोगे तो आपको वेक्टर एडिशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, आपको वेक्टर को ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा ट्रायंगुलर रूल की, जो कि नो डाउट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेक्टर से क्वेश्चन अगर आया तो थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अज्यूम कीजिए कि वी हैव टू वेक्टर्स, लेट्स से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, एंड नाउ वी हैव टू ऐड बोथ, और हमें चाहिए कि हम एक रिजल्टेंट आर वेक्टर निकालें, तो वो आर वेक्टर कैसा होगा। ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है कि दोनों में से किसी एक वेक्टर को जैसा दिया है वैसे ही बना लो, क्योंकि ऐड ही करना है, तो किसी को भी बना, मैंने ए बना लिया, जितना लेंथ है, जो डायरेक्शन है, उसी के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड से अटैच करते हुए सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर लो, तो दोनों ड्रॉ हो गए। अब हमारा काम होगा कि वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर दो, ये हो गया, दिस इज वेक्टर आर, और दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये है आपका ट्रायंगुलर रूल। ओके, ट्रायंगुलर रूल में हम क्या करते हैं, पहला वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल अटैच करते हैं, और उसके बाद हम दोनों वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें ये वेक्टर आर मिलता है। अगर हम इस आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लें तो हमें वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ट्रायंगुलर रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए इतने ही पे रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बल्कि पैरेललोग्राम पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे हम चीजों को और इजीली समझ सकें। सेम दो वेक्टर ले लेता हूं मैं, मुझे ऐड ही करना है, तो मैंने ले लिया वेक्टर ए, थोड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप में लिया मैंने, और सेम तरीके से मैंने वेक्टर बी ले लिया। अब मुझे क्योंकि ये दोनों को ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम क्या कहता है, पैरेललोग्राम कहता है कि पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ कर लो। ओके, जब वेक्टर ए ड्रॉ हो जाए तो वेक्टर बी ड्रॉ करो, कहां से, टेल से। अब हमें हेड टू टेल अटैच नहीं करना, अब हमें टेल टू टेल अटैच करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में। ट्रायंगल में ये बात याद रखिएगा कि हेड टू टेल अटैच हुआ था, पैरेललोग्राम में टेल टू टेल अटैच हुआ था। अब इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करने की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ होगा, तो दोनों ही वेक्टर के पैरेलल में हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज द एंगल थीटा। ये जो थीटा एंगल है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं इसको ना थोड़ा सम्मान दे देता हूँ, स्टार बना देता हूँ इसको, कि स्टार है थीटा, हमारा बहुत ही पॉपुलर स्टार है, और थीटा हमेशा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि थीटा ऑलवेज मेन वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा यहां से असली काम चालू होता है। वैसे तो कहानी ये है कि अगर हम दो वेक्टर को टेल टू टेल अटैच कर दें इस पॉइंट से, ओके, और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें, तो जो डायगोनल होगा, अच्छा इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, तो आपका सवाल आएगा भैया कौन सा डायगोनल, तो मैं बताऊंगा कि बेटा वो डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से जा रहा हो, ये जो डायगोनल होगा यही डायगोनल वेक्टर आर होगा, है ना। ट्रायंगल में भी देखो ऐसे ही डायग्राम आया था, पैरेललोग्राम में भी सेम आएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट तो बदलेगा नहीं, होगा तो वही। ठीक है, और यही वेक्टर आर आपका बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, डेरिवेशन पार्ट में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम एक पैरेलल पूरा ये पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसको साइन कॉस में चेंज करते हैं और पूरा ओवरऑल सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर डेरिवेशन कराना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत ही इजी है, डेरिवेशन बहुत इजी है, बट यहाँ मैं डायरेक्ट अगर आपको लेके चलूँ इसके रिजल्ट पे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है,
तो आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है तो आर वेक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और ये आर स्क्वायर की वैल्यू होती है। ओके, तो आर निकालने के लिए स्क्वायर इधर भेज दो, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो और दो वेक्टर ऐड हो रहे हो किस एंगल पे, थीटा एंगल पर, तो मैग्नीट्यूड हमारा इसी से कैलकुलेट होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, ब्रह्मा की लकीर है, आपको याद ही करना है और हर जगह यूज होने वाला है। ट्राइंगल नहीं यूज होता, पैरेललोग्राम बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, अब मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैंने कंसीडर किया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है, तो उस केस में जो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है बी साइन थीटा, क्योंकि मैंने ए से एंगल बनाया ना, तो मैं इसको लिखूंगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपने बोला होता नहीं भैया मुझे बी से बताओ कि बी से अगर एंगल बना रहा है तो क्या होगा, बीटा एंगल बना रहा है, तो मैं बोलता बेटा लिख tan बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, तो हम बता सकते हैं ए से या बी से किस एंगल पर हमारा रिजल्टेंट है ना। काम की चीज है, ये रिजल्ट याद कीजिए। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो चीजें वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हो, फोर्स फील्ड कुछ भी सॉल्व कर रहे हो कि आप ऐड करना पड़ा कहीं भी आपको, तो आपको यही रूल अपनाना है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं, सब चीजें फटाफट से खत्म करते हैं, क्योंकि देखो उतना चीजें तो मुझे आपको बताना है जितना आपके काम का है, बाकी काम बचा सवाल। सवालों से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो हमें याद करना ही है। रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की मैं बात करूं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो कोई भी दो वेक्टर को जब भी हम ऐड करते हैं ना, तो हमारे पास रिजल्ट आता है आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा आता है ना। और तो ये यहां पर अगर मैं बोलूं कि ए एंड बी को मैंने फिक्स कर दिया, ए एंड बी आर फिक्स्ड। ओके, तो जो आर होगा वो डिपेंड करेगा, आर डिपेंड्स ऑन थीटा डेफिनेटली। अगर मैं दो वेक्टर ले लूं, दोनों का मैंने क्या कर दिया, वैल्यू फिक्स कर दी, मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसको 3 यूनिट मान लिया और वेक्टर बी का मैंने मान लिया 4 यूनिट, है ना। तो इनका एडिशन क्या होगा, तो वो तो थीटा डिपेंडेंट हो गया। अब मैं 3 यूनिट और 4 यूनिट को किस एंगल पे लगा रहा हूं, इस पे डिपेंडेंट होगा, है ना। तो मैं आपको रेंज समझाता हूं। देखो कोई भी दो वेक्टर का एडिशन जो आर आता है मैग्नीट्यूड, वो हमेशा ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ, अच्छा इक्वल में भी रहेगा ए प्लस बी, ये तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या इसको ऐसे ना लिखकर, एक मिनट रुक जा, इसको ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे लिख दूं ताकि तू समझ जाए। देख इसको मैंने किया ए डिफरेंस बी, मतलब हमेशा बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे, और इधर हमने कर दिया ए प्लस बी। ओके, तो आर की वैल्यू हमेशा ए डिफरेंस बी और ए प्लस बी के बीच में रहेगी, कोई भी एंगल ले लो। ठीक है, जैसे 3 एग्जांपल देता हूं मैं। एक एंगल मैंने ले लिया 0 डिग्री, जब यहां तू जीरो रखेगा, कॉस ऑफ जीरो सॉल्व करके देखियो कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर एट थीटा 0 पर, तो यकीन मान ये आएगा 7 यूनिट। ओके, कितना आएगा, 7 यूनिट। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम, दिस इज आर मैक्सिमम। ओके, अब दूसरा केस है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो जब हम रखेंगे आर की वैल्यू एट थीटा 180 पर, तो ये आएगा 1, विच इज डिफरेंस ए माइनस बी या बी माइनस ए, जो भी बोलो दोनों ही यहाँ उचित होंगे, और ये आएगा आर मिनिमम, तो ये वैल्यू हो गई 1। समझा, तो ये आर की वैल्यू है। अब एक हम बात कर लेते हैं 90 डिग्री पर, थीटा 90 रखा तो आर क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा। तुम यहां पे रख रख के चेक करो, तुम लिखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 4, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 90, सॉल्व करो 5 यूनिट, 5 इसके बीच में होगा। सिर्फ 5 ही नहीं, तुम 120 रखो, 240 रखो, तुम 10 करोड़ रखो, तुम कुछ भी वैल्यू रख दो थीटा की, हमेशा ए मिनिमम और आर मिनिमम और आर मैक्सिमम के बीच में ही वैल्यू रहेगी। आर मिनिमम ए डिफरेंस बी होता है, आर मैक्सिमम ए प्लस बी होता है।
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। देखो इसमें बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, मैं आपको सीधे से अगर बोलूं कि मुझे वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करना है, तो मैं ये करने की जगह मैं वेक्टर ए में ऐड करूंगा माइनस ऑफ वेक्टर बी और सब कुछ मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐड करना आता है। बस क्या फर्क हुआ कि भाई मेरे पास ये एक था वेक्टर ए और ये एक था वेक्टर बी, तो मैंने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया, पहले मैंने बी का निगेटिव वेक्टर लिया। मैंने सिखाया ना कि इसको 180 डिग्री रोटेट कर दो, क्या बन गया, निगेटिव वेक्टर। अब मेरे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम से। तो पहले मैं वेक्टर ए ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसके टेल से मैं वेक्टर बी ड्रॉ कर दूंगा, सॉरी बी नहीं, माइनस बी ड्रॉ करूंगा, है ना, टेल टू टेल अटैच हो गया। फिर अपन बनाएंगे एक पैरेललोग्राम, है कि नहीं, और इसका कॉमन जो डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट आर होगा। तो ये हो गया आर। अब यहां पे आर क्या है, ए प्लस ऑफ माइनस बी विच इज नथिंग बट ए माइनस बी। ओके, और इस तरीके से आप अपना सारा काम आसानी से कर सकते हो। तो बहुत आसान है, सब्ट्रैक्ट करना बहुत बड़ा बात नहीं है, वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक फंडा और, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्या मैं, लगातार बोल रहा हूँ ना, तुम चाहो तो 2 मिनट के लिए पॉज कर लो। ठीक है, मैं तो फटाफट से करता हूँ, क्योंकि मैं रुक गया तो अजीब सा नहीं फील होगा कि वीडियो ब्लैंक्स जा रहा है, कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, खैर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझो, मैं इसको समझाता हूँ। देखो किसी भी एक वेक्टर को हम कई सारे कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अगर मैं स्पेस की बात करूं, देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर स्पेस में मुझे तोड़ना है किसी भी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में, रेक्टेंगुलर टू वेक्टर्स क्यों लिखा है यहाँ पर, नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, नॉट टू वेक्टर्स। ठीक है, हाँ स्पेस में अगर मुझे तोड़ना है कि सर बताओ कोई एक वेक्टर है उसके कितने कंपोनेंट्स बन सकते हैं इन स्पेस, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। ओके, आप कितने भी इसको वेक्टर में तोड़ सकते हो, लेकिन हमें बात करनी है इन अ प्लेन। ओके, हम बात करेंगे एक प्लेन में अगर मुझे तोड़ना है तो कैसे तोड़ा जा सकता है ना। तो एक प्लेन में इसको आप दो वेक्टर में तोड़ सकते हो। ओके, एक प्लेन में आप कैसे तोड़ोगे, दो वेक्टर में। हम जनरली किसी एक वेक्टर को तोड़ना चालू करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यही हम तीन भागों में तोड़ते हैं और हमारा काम आसान रहता है। लेकिन जब हम एक प्लेन की बात करेंगे तो जेड नहीं आएगा, सिर्फ एक्स वाई आएगा, या वाई जेड आएगा, एक्स नहीं आएगा तो, या वाई नहीं आया तो जेड एक्स आएगा। ठीक है, अब टूटेगा कैसे, क्या रूल होगा, क्या फंडे होंगे, समझो। सपोज करो कि एक वेक्टर ए है, ओके, और मुझे क्या करना है, इस वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में स्प्लिट करना है जो दोनों मिलकर इसी एक वेक्टर का काम करें। मतलब दो ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर देने मुझे जो मिल करके ये वेक्टर ए बना ले। मतलब जो मैग्नीट्यूड ए का है वही दोनों मिल करके बनाए, जो डायरेक्शन ए का है वही मिल करके दोनों बनाए। तो इस तरह के तरीकों को हम बोलते हैं कि जो हमने दो वेक्टर बनाए, दैट टू वेक्टर्स आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दैट टू वेक्टर, जो हम दो नए वेक्टर बनाएंगे जो दोनों मिलकर ए का काम करेंगे, वो दोनों ही वेक्टर वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे तोड़ते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहला बात, हम जब दो वेक्टर को तोड़ेंगे तो बोथ वेक्टर, बोथ कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट शुड परपेंडिकुलर, दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा मेन वेक्टर है, मेन वेक्टर शुड इन बिटवीन बोथ कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट, ठीक है, समवेयर इन बिटवीन, ऐसा बोलो। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एकदम ठीक मिड में हो, मिड नहीं बोल रहा हूं मैं, कहीं बीच में होगा। ओके, थर्ड, कि दोनों कंपोनेंट को अगर मैं एक को P बोलूं एंड Q आर कंपोनेंट्स, अगर P एंड Q आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q करूंगा तो मुझे वेक्टर A मिल जाना चाहिए। ये तीन बातों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दो वेक्टर बना रहा हूं, आप ध्यान दो। मैंने एक वेक्टर बना दिया इधर और एक वेक्टर बना दिया मैंने इधर।
इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने P और इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने Q। अब देखो क्या तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं। अगर मैं बात करूं पहला पॉइंट, तो वेक्टर P और वेक्टर Q 90 डिग्री पे है, हाँ बिल्कुल ही फॉलो हुआ है। दूसरा, क्या A जो है वो P और Q के कहीं बीच में है, हाँ ये भी फॉलो हुआ। तीसरा, क्या P और Q को ऐड करने पर A आएगा, ये तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मानूंगा कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ किया तो मुझे ये मिल गया A cos थीटा और ये वाला मिल गया A sin थीटा। अब जो वेक्टर P है इसका मैग्नीट्यूड हो गया है A cos थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया है, और वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड हो गया है वो हो गया है A sin थीटा। अब मुझे पैरेललोग्राम पता है, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो मेरा रिजल्टेंट स्क्वायर होगा वो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ थीटा, होगा ना। अच्छा थीटा ना मान के, क्योंकि थीटा मैंने यहां मान लिया, तो थीटा ना मान के मैं कुछ अल्फा मान लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये सिर्फ इस सवाल में थीटा और अल्फा अलग हो रहा है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू क्या मैंने मानी, ए कॉस थीटा। कैसे, ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल से साइन कॉस लगाने आता है ना, इसका स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू जो भी है 2ab सॉरी 2pq, ये जो भी है कॉस ऑफ अल्फा मतलब कॉस ऑफ 90। याद है आपको पैरेललोग्राम में मैंने बताया था दिस एंगल, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल आपका होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो दोनों वेक्टर कौन कौन, P और Q के बीच का एंगल 90 डिग्री है, P और Q के बीच का एंगल 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये पूरा ही टर्म हो गया 0। ठीक, तो हमें क्या मिला, आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर कॉमन कीजिए तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज आइडेंटिटी, तो आर की वैल्यू आ गई ए, मतलब तीसरा वाला भी करेक्ट है कि हम जब P और Q को ऐड करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। समझा, तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ सकते हैं। अब इसमें मैं एक और बात बता दूं आपको, जैसे सपोज करो कि एक ये वेक्टर है ना, और ये कोई एक वेक्टर है फोर्स mg का, और कह रहा है कि इसको आप तोड़िए। तो देखो कुछ ना कुछ तो रेफरेंस में हमें पता होता है, कुछ ना कुछ आइडिया होती है। जैसे सपोज ये एक बॉडी है और इस बॉडी का वेट आप निकाल रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पर, और इस इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है। अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें इस बॉडी को क्या करना है, इस बॉडी के इस वेक्टर को mg को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो एक हिस्सा अगर मैंने इधर इंक्लिनेशन पे ले लिया, ये लेना मेरा क्या था, एक कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसा ही लेना है मुझे ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकूं। हम उधर ही कंपोनेंट लेते हैं जिधर, एक कंपोनेंट तो उधर ही लेते हैं जिधर हमारा काम आसान बने, और दूसरा तो हमारी मजबूरी है कि भाई 90 डिग्री पर ही होना चाहिए, तो हमने दूसरा कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर में ले लिया इधर। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों के बीच में आपका mg आना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ध्यान से देख, ये हो जाएगा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, हो जाएगा। अभी अगर ये थीटा है तो मैं इसको लिखूंगा mg cos थीटा। मैं ये सब चीजें सिखा रहा हूं, जैसे देख यहाँ पे ये a था, तो जिधर एंगल थीटा था उधर चला गया a cos थीटा, और दूसरी तरफ चला गया a sin थीटा, तो mg की तरफ mg cos थीटा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा mg sin थीटा। जिधर भी एंगल हमें कंसीडर कर सकते हैं वो एंगल कंसीडर कर लो, वो उधर वाला कंपोनेंट कॉस में जाता है और दूसरा वाला साइन में। तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि भाई समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बताना, मैं वापस से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डाउट आप मुझे पिंग कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छी बातों को समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हमें डॉट और क्रॉस दोनों प्रोडक्ट पढ़ना है। मैं टॉर्क की बात करूं, मैं फ्लक्स की बात करूं, हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं आपके प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्केलर प्रोडक्ट में दो स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं, हमेशा मल्टीप्लीकेशन दो वेक्टर्स का ही होगा। स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है समझो, दो बातें बताता हूं मैं। सपोज कि अगर मैंने वेक्टर ए का डॉट कर दिया वेक्टर बी के साथ, तो मुझे आंसर एक स्केलर मिलेगा क्योंकि मैंने डॉट किया है। या उल्टा बोलो, अगर मुझे मैंने स्केलर प्रोडक्ट करना है, अगर मुझे आंसर स्केलर चाहिए तो मैं इसका डॉट करूंगा। सेम वे में अगर मैंने ए का मल्टीप्लाई बी में किया और कुछ मल्टीप्लाई से जो रिजल्ट आया वो भी एक वेक्टर आया, तो इसका मतलब है कि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसीलिए इसका नाम स्केलर और इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर स्केलर है और इसका आंसर वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का डॉट करता हूं तो मुझे एक स्केलर क्वांटिटी वर्क मिलती है। ओके, उसी तरीके से अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर में फोर्स का क्रॉस करता हूं, मल्टीप्लाई किया क्रॉस करता हूं, तो मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क मिलता है। ठीक है, तो ये आपका फंडा है क्या, डॉट और क्रॉस का। उसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो बताने के लिए, जैसे अगर मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी का डॉट करूंगा तो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ए mod of b cos of theta. Again I am reminding you, theta is angle between a and b. कोई भी दो वेक्टर a और b एक दूसरे से थीटा एंगल पे है, उनका डॉट किया तो ये मिलेगा। उसी तरीके से यहां अगर मैंने वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b किया तो मुझे मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा n कैप, वेयर n कैप represents the direction of a cross b। ए क्रॉस बी जो आंसर आ रहा है वो एक वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन है एन कैप। ठीक, एन कैप ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ। जब भी हम दो वेक्टर ए और बी का क्रॉस करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट हमेशा और हमेशा, वो वेक्टर हमेशा और हमेशा दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस प्लेन में दोनों वेक्टर बने हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया एक एग्जाम में कि मान लीजिए एक वेक्टर दिया है a इज इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और एक वेक्टर b दिया है ए आई कैप माइनस -2j कैप माइनस 7k कैप, ऐसा कुछ। और बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ठीक, इस दोनों में जो ये ए दिया है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब ये पूरा हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे। देखो, अगर हमने बोल दिया कि भाई दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो समझ जाओ कि दोनों वेक्टर का जब डॉट करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो क्या मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 90, यही होगा। cos 90 की वैल्यू 0, तो डेफिनेटली जब मैं वेक्टर ए में वेक्टर बी का डॉट करूंगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, नोट पॉइंट को समझो। जब भी हम आई कैप में आई कैप का डॉट करते हैं तो हमें 1 मिलता है। सेम एज जे कैप में जे कैप का डॉट करेंगे या के कैप में के कैप का डॉट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। बट इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन हो, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब 0 होते हैं। तो जब भी हमें ए का बी में डॉट करना है तो हम आई का आई में, जे का जे में, के का के में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम अगर आई का जे आई का के ये सब करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो आई का आई में 2 का ए में मल्टीप्लाई करो तो 2a, 3 का -2 में करो तो -6 और 5 का 7 करो तो -35 इज इक्वल टू 0, है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, -35 या 41, 41/2, तो a की वैल्यू है 41/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलो, एक और बात बता देता हूं। जिस तरीके से मैंने बताया डॉट, उसी तरीके से आई का आई में क्रॉस करने पर 0 आएगा। सेम एज जे का जे में क्रॉस करने पर 0 आएगा और के का के में क्रॉस करने पर 0 आएगा। क्यों आता है ये मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीधा सीधा याद कर लो तो भी अच्छा है, या फिर आप चाहो तो आई का आई में क्रॉस करके चेक कर लो। देखो, आई का मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों सेम वेक्टर है, तो कॉस सॉरी साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0, तो आई का आई में क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से सब चेक कर सकते हो। उसी तरीके से आई का अगर जे में क्रॉस करते हो तो के कैप आएगा, जे में के कैप का क्रॉस करते हो तो आई कैप आएगा, और के में आई कैप का क्रॉस करते हो तो जे कैप आएगा बेटा।
लेकिन वही अगर आपने पलट दिया, जे कैप में आई कैप का क्रॉस किया तो ये माइनस के हो जाएगा। सेम वे में के कैप में अगर जे कैप का क्रॉस किया तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और आई कैप में के कैप का क्रॉस किया तो माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पलट जाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, याद रखने वाली चीज है। एक सर्कल के थ्रू याद रखना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, जैसे सपोज कि मैंने बोला इसको आई कैप, इसको बोला जे कैप, एक एरो बना लेते हैं इस तरीके से सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घूमता हुआ। तो आई जे के, तो जब मैं आई के से जे की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे के कैप मिलेगा। जब मैं जे से के की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे यहाँ पर आई कैप मिलेगा, और के से जे आई की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे यहाँ पर जे कैप मिलेगा। लेकिन वही मुझे उल्टा ना पड़े, कोई एरो उल्टा करना पड़े, जे से आई तो माइनस के हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये थे आपके वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना, ताकि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू चीजें ज्यादा इजीली समझा पाऊंगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, देखो फॉर्मूले याद होने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आओ क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द टॉर्क ऑफ अ फोर्स दिस अबाउट ओरिजिन इज टाउ, है ना, इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ टाउ विल बी। अब देखो, दो चीजें हैं, एक फोर्स गिवन है हमारे पास, और एक पोजीशन वेक्टर मतलब आर गिवन है, और मुझे टाउ मतलब टॉर्क चाहिए। अभी मैंने बताया जस्ट कि टॉर्क होता है आर और एफ का क्रॉस। अगर दोनों का क्रॉस कर दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया जाए, तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। करेक्ट है, तो क्रॉस करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं मैं, सवाल से सिखाना ज्यादा बेहतर है। तो मैं टॉर्क फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है, आर क्रॉस एफ करके। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। ओके, इसमें हम सबसे ऊपर लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। सही है। अब देखो, टॉर्क आता कैसे है, आर क्रॉस एफ से। तो पहले वेक्टर आर लिखना है। इसमें ध्यान रखो, मैंने अभी बताया कि अगर आर क्रॉस एफ करोगे तो टॉर्क आएगा, लेकिन वही अगर आपने वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर आर कर दिया तो माइनस टॉर्क आ जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आर लिख लो। पोजिशन वेक्टर क्या है, 2 2 1, ये तो लिखा हुआ है, 2 आई कैप, 2 जे कैप, 1 के कैप। अब फोर्स लिख लो, 5 3 -7। ठीक है, सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ आई कैप और एक और डब्बा बनाऊंगा। डब्बा में क्या आएगा सुनना, जब मैंने आई कैप लिखा तो मैंने आई वाला पार्ट पूरा छुपा देना है, ये पूरा छुप जाएगा मेरा, और ये पूरा छुप जाएगा। आई को दोनों तरफ से, रो और कॉलम दोनों से छुपा देगा। जो 4 डिजिट बचे उसको एज इट इज लिख लो। इसी तरीके से अगला कदम है माइनस जे। याद रखिएगा, मैंने जे नहीं लिखा है, माइनस जे लिखा है, याद रखना है। पहला प्लस आई, दूसरा माइनस जे। अब जब जे को छुपाएंगे तो क्या 4 बचेंगे, तो एक तो यही लाइन आएगी और एक ये वर्टिकल लाइन आएगी, तो बचेगा 2 1 5 -7। नेक्स्ट आता है प्लस के, जब के को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 2 2 5 3। करेक्ट है। चलो, अब अगला कदम आई कैप, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -14, माइनस लगा दो और 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -3। माइनस जे कैप, इधर इसका मल्टीप्लाई करो -14, माइनस इसका मल्टीप्लाई करो तो 5। ये जो बीच वाला माइनस है ये आपको रूल में लगाना है, और एक तो है आपका कि वो मल्टीप्लीकेशन से क्या है, जैसे इसका किया तो 3 2 जा 6, माइनस अपने से लगाओ, 5 2 जा 10, ऐसा सॉल्व किया तो -14 -3 -17 आई कैप, यहां हो जाएगा माइनस बाहर आ गया तो +19 जे कैप और -4 के कैप। तो -17 +19 -4, सी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एंगल थीटा। तो ए और बी जो दो हैं दोनों ही यूनिट वेक्टर है, और एक आपको फंडा दिया हुआ है ए प्लस बी के बारे में, तो थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। देख लो, ए आपका यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 2 इंटू 1 ये स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा इनके बीच का एंगल है। उसी तरीके से ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं,
1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू वन कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो ओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे? तो इसको अगर हम लोग इक्वल सोचना चाहें तो अच्छा एक चीज ये भी है कि मैग्नीट्यूड में यहाँ रूट आएगा पूरा। तो इसको ना ऐसे लिखो, टू कॉमन कर लो तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना इसको। और यहां लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये पैरेललोग्राम ही लगाया मैंने, रूट ओवर ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2ab कॉस थीटा। और क्या किया जा सकता है, कॉस थीटा को अगर मैं तोड़ दूं कुछ ऐसा कि वो थीटा बाई 2 में चला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या कहते हो? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखा जाए इसको, कैसे तोड़ा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 प्लस कॉस थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बोलो, 2 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद करो, होता है ना ऐसा, है ना? अच्छा, और रूट में है। और इसी तरीके से यहां क्या लिख सकते हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? तो कॉस थीटा को अगर मैं लिख दूं साइन में तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कॉस 2 थीटा का तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको सॉल्व किया तो 2 टू सा 4 बाहर, तो 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक, अब दो चीजें हैं जो मुझे यहाँ ऑप्शन से दिख रही हैं। एक तो मैं मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का रेशियो कर दूं मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप के साथ। अगर दोनों मैंने वैल्यू निकाल दी है, पहली वैल्यू ये दूसरी वैल्यू है, दोनों का अगर मैं रेशियो करूंगा तो 2 टू कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम चेक करें तो क्या आएगा, कॉट में तो कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप का रेशियो वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप के साथ। यार इसी को उल्टा कर देता मैं तो ज्यादा इजी था। ठीक है, अब डिवाइड करो तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2 होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी ऑप्शन देखो आपका आ जाएगा, ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू दिस वन, है ना? तो यहां पर आपको ध्यान देना है, एक तो ये लिखा क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, तो ये बेसिकली एक तरीके से आर लिखा है। जब आर लिखा है तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, देखो काफी लंबा लेक्चर हो गया है, तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है कम से कम अभी 20-22 क्वेश्चन और होंगे, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो दिस वन शॉट कैन बी 1.5, आप ऐसा मान लो कि एक 1.5 शॉट है हमारा ये। और हम दो हिस्सों में कर रहे हैं, थियरी बता दिया, एक दो क्वेश्चन बता दिए, लेकिन मेजर ऑफ द सवाल मैं नेक्स्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहो इसी तरीके से, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।